Hello everyone, my name is Simple Jain and today we are going to continue with the second chapter, Meaning and Fundamentals of Double Entry and Bookkeeping. In the previous lecture, we saw what is the meaning of real account, nominal account and personal account and what are the golden rules. In today's lecture, we are going to see how to classify the accounts into real, personal and nominal and what will come as a debit and as a credit. So, let's start. So, before starting with our topic, we are always going to revise our golden rules. Golden rules are for three accounts: personal account, real account and nominal account. Personal account includes all the persons, artificial or real, like आपका अकाउंट, मेरा अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, कोई कंपनी XYZ कंपनी का अकाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे अकाउंट्स आते हैं पर्सनल अकाउंट में. And the rule is debit the receiver and credit the giver, right? Now second is real account. Real account मतलब all the assets of the company like goodwill, cash, machinery, debtors, ये सारे assets, जितने भी assets है company के पास, they will fall under real account. And the rule for the real account is debit what comes in and credit what goes out. And nominal accounts are the losses or the expenses and income and the gain of the company. मतलब जितने भी खर्चे या जितने भी पैसा कमाया या जितना भी खर्चा किया कंपनी ने, उसको वो अकाउंट फॉल होगा नॉमिनल अकाउंट में. एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. सो लास्ट बार, personal account debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. And nominal account debit all expenses and losses, credit all income and gain. ये बेसिक है तुम लोग का, ये तो आना ही चाहिए. नींदों से उठ के भी पूछा ना व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये बाय हार्ट होना चाहिए. ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट विद सम इलस्ट्रेशंस. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू एसेट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स. एक एक चीज़ लेते हैं. सबसे पहले वर्ड है ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मैंने जैसे बताया था लास्ट टाइम, ट्रांजैक्शन इज़, अगर समझो आपको आपके पेरेंट्स ने 5000 रुपीज़ दिए तो वो जो देना होता है उसे एक ट्रांजैक्शन कहते हैं. कंपनी में सेल्स, परचेसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारे एक एक ट्रांजैक्शन होता है और एक ट्रांजैक्शन का एक जर्नल एंट्री बनता है. अगर आपको फ्लो याद है तो ट्रांजैक्शन, उसके नीचे जर्नल एंट्री, उसके नीचे लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The first thing we need to do is identify the transaction. Question में transaction is given as commerce business with cash rupees 20,000. Commerce business मतलब चालू किया business. Commerce business मतलब मैंने अभी business चालू किया है. चालू किया है किस में? कैश में. 20,000 मतलब समझो हमारा स्टेशनरी का शॉप है. स्टेशनरी के शॉप के लिए मुझे गुड्स खरीदना पड़ेगा, पहले बेचने के लिए पहले कुछ तो खरीदना पड़ेगा और रेंट देना पड़ेगा ऑफिस का और इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, सारे खर्चे होंगे. तो इन चीज़ों के लिए मैंने अपने घर से 20,000 रुपीज़ कैश लेके आया बिजनेस चालू करने के लिए. तो ये जब ट्रांजैक्शन हुआ इसको बोलते हैं कॉमर्स बिजनेस विद कैश. मतलब मैं घर से पैसा लेके आया, बिजनेस के अंदर पैसा लेके आया कैश. तो अच्छा, इसमें दो पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं? द टू एक्सेप्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कैश कम्स इन. बिजनेस के अंदर तो कैश आ रहा है, आई एम अ प्रोप्राइटर, मैंने पैसा बाहर से बिजनेस के अंदर लेके आया, तो कैश तो अंदर आ रहा है बिजनेस में. और प्रोप्राइटर दैट इज कैपिटल इज द गिवर. कौन लेके आया कैश? दैट इज इम्पॉर्टेंट. कैश लेके आया है प्रोप्राइटर, मतलब जो ओनर ऑफ द बिजनेस है. तो सो ए ट्रांजैक्शन में हमेशा दो एक्सेप्ट्स निकालने होते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जब आपके पेरेंट्स ने आपको 5,000 रुपीज़ दिया था तो आपके लिए वो दो एक्सेप्ट्स क्या होते? 5,000 रुपये मिले वो, और किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया. तो दीज वेर द टू एक्सेप्ट्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन. इन दिस ट्रांजैक्शन द टू एक्सेप्ट्स आर पैसा बिजनेस में आ रहा है और कौन ला रहा है? प्रोप्राइटर ला रहा है. ठीक है. तो सो द फर्स्ट एक्सेप्ट इज कैश कम्स इन. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैटर? इसमें मैटर इंपॉर्टेंट इज कैश. तो योर फर्स्ट अकाउंट विल बी कैश अकाउंट. सेकेंड है एक्सेप्ट प्रोप्राइटर इज द गिवर. अब प्रोप्राइटर जो वर्ड है ना, इट इज़ अ कैपिटल, इट इज़ नोन एज अ कैपिटल इन अकाउंट्स वर्ड. क्यों कैपिटल? क्योंकि प्रोप्राइटर पैसे लाता है. प्रोप्राइटर इज द ओनर ऑफ द कंपनी. तो व्हेन अ पर्सन इज अ ओनर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का ही पैसा है उसे कहते हैं कैपिटल. ये याद रखना. तो प्रोप्राइटर का जो भी पैसा वो लाता है उसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट.
तो फर्स्ट जो अकाउंट हमने देखा वो था कैश अकाउंट. एज वी ऑल नो कैश इज अ रियल अकाउंट. क्यों? क्योंकि कैश इज एन एसेट. तो एसेट और रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा, इसमें कैश इज कमिंग इन द बिजनेस और इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? एग्जैक्टली, इट इज कमिंग इन द बिजनेस. तो रियल अकाउंट कैश विल बी डेबिटेड. सो अभी समझा कैसे करना है. एक ट्रांजैक्शन लेना है, उसके दो एक्सेप्ट्स देखने हैं, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि उस ट्रांजैक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है एंड व्हाट इज़ अफेक्टिंग आवर बिजनेस. उसको फिर अकाउंट्स में क्लासिफाई करना है. जैसे जब कैश कम इन था तो कैश अकाउंट और कैपिटल था, प्रोप्राइटर था तो कैपिटल अकाउंट. फिर वो अकाउंट्स को आपको समझना है कि वो एक रियल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट होगा. हमने देख लिया कि कैश इज़ अ रियल अकाउंट और कैपिटल क्या होगा? कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट. क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना कि कोई भी बंदा आर्टिफिशियल या रियल, इट विल ऑलवेज बी अ पर्सनल अकाउंट. तो कैपिटल इज़ योर पर्सनल अकाउंट. ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. कैश सेल्स फॉर ₹7,000. अच्छा, कैश सेल्स 7,000. सेल्स मतलब क्या? हमने बेचा. किस पे बेचा? कैश पे बेचा. तो उसके दो एक्सेप्ट्स क्या होने चाहिए? कैश अंदर आएगा, कैश इज कमिंग इन. क्यों? क्योंकि आप जब एक गुड्स बेचते हैं तो आप पैसा भी तो लेते हो. तो कैश इज कमिंग इन. और सेकंड इज सेल्स इज एन इनकम. ये दो एक्सेप्ट समझ गए. सबसे पहले कैश इज कमिंग इन और सेल्स इज एन इनकम. तो कैश कम्स इन में कौन सा अकाउंट आना चाहिए? राइट, कैश अकाउंट. और सेल्स इज एन इनकम में कौन सा अकाउंट आना चाहिए? सेल्स अकाउंट. जो भी चीज़ें होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट दे रखा है. जैसे हम कोई भी खर्चा करते हैं, सैलरी पे करते हैं तो सैलरी का अलग अकाउंट होता है. कभी हम लोग कैश पे करते हैं तो कैश का अकाउंट होता है. फिर हम लोग को रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट का अलग अकाउंट होता है. उसी तरह सेल्स करते हैं तो सेल्स का एक अलग अकाउंट बनता है. ठीक है, अब देखते हैं टू अकाउंट्स में कौन सा क्लासिफिकेशन क्या होगा. कैश तो हमें अब पहले ही पता है कि इट्स अ रियल अकाउंट और सेल्स इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. सेल्स क्यों नॉमिनल अकाउंट है? क्योंकि वो एक इनकम है. और हमने नॉमिनल अकाउंट में देखा था ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द लॉसेस, ऑल द इनकम्स एंड ऑल द गेन्स आर सपोज टू बी इन अ नॉमिनल अकाउंट. तो ये एक नॉमिनल अकाउंट हो गया. ठीक है, उसी पॉइंट पे हम देखते हैं अपना फोर्थ ट्रांजैक्शन. रिसीव कमीशन ₹500. इसमें दो एक्सेप्ट्स क्या होने चाहिए? एक तो पैसा आ रहा है, फिर से कमीशन इज कमिंग इन, पैसा मिला. और सेकेंड इज कमीशन इज एन इनकम. सेल्स वाला और कमीशन वाला सेम है. द ओनली डिफरेंस इज सेल्स के टाइम पे एक सेल्स अकाउंट बना दिया था और कमीशन रिसीव करने के टाइम पे एक कमीशन अकाउंट बना देंगे. तो कैश तो इसमें भी है, कैश अकाउंट. दो अकाउंट्स में एक है कैश अकाउंट और दूसरा है कमीशन अकाउंट. कमीशन कैश अकाउंट हमें पता है कि एक रियल अकाउंट है और कमीशन अकाउंट इज एन इनकम. और नॉमिनल रूल के हिसाब से इनकम सारे नॉमिनल अकाउंट में आना चाहिए. तो कमीशन विल बी अ नॉमिनल अकाउंट. ओके, हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज पेड रेंट ₹500. अभी आप इसमें देखोगे तो दो चीज़ें हो रही है. एक तो पैसा बाहर जा रहा है और हमने एक रेंट पे किया. तो कौन से अकाउंट्स आने चाहिए? रेंट इज एन एक्सपेंस एंड कैश व्हाट गोज आउट. तो रेंट एक्सपेंस है तो रेंट को एक अलग से अकाउंट में बना देंगे और कैश तो हमें पता है कि एक अकाउंट आता ही है. अच्छा, रेंट इज एन एक्सपेंस और सारे एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में. तो रेंट अकाउंट कौन सा हो जाएगा? राइट, नॉमिनल अकाउंट. और कैश तो हमें पता ही है इट्स एन एसेट, सो इट इज़ एन रियल अकाउंट. चलो, इसके बाद हमें समझ तो गया कि एक ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें, दो एसेट्स कैसे निकालना है, उनको बाइफर्केट कैसे करना है कि कौन सा अकाउंट आएगा, और फिर उनको क्लासिफाई कैसे करना है कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. अब आगे हम देखते हैं कि गोल्डन रूल कैसे अप्लाई करना है. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू एक्सेप्ट्स. वो तो हमें पता गया कि ट्रांजैक्शन में टू एक्सेप्ट्स कैसे निकालना है. टू अकाउंट्स, एक्सेप्ट्स के ऊपर निकलेगा हमारा अकाउंट्स. क्लासिफाई द अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट होगा या रियल होगा या पर्सनल होगा. फिर गोल्डन रूल अप्लाई करना है और फिर डिसाइड करना है कि वो डेबिट होना चाहिए या फिर वो क्रेडिट होना चाहिए. द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000. आज के दिन का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन था सेम वही है. वी स्टार्टेड या वी कमेंस्ड द बिजनेस विद कैश ₹5,000. तो हमें पता ही है इसमें सबसे पहले टू एक्सेप्ट्स कौन से होंगे?
पैसा अंदर आ रहा है तो कैश कम्स इन, और सेकेंड प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो प्रोप्राइटर का हमने दूसरा नाम क्या रखा था? राइट, कैपिटल। तो दो एक्सेप्ट्स कौन से हो गए? एक तो कैश हो गया और एक प्रोप्राइटर मतलब कैपिटल। तो दो अकाउंट्स कौन से होने चाहिए गाइस? अकाउंट्स होने चाहिए कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एसेट, और कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज वो एक बंदा है। कैपिटल मतलब द ओनर ऑफ द कंपनी, तो इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो इट शुड फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट। अब हम आगे और देखते हैं। इसके बाद हमें गोल्डन रूल अप्लाई करना है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल हमें याद करना है, जो था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर हमें सिचुएशन देखना है कि हमारे ट्रांजैक्शन में क्या सिचुएशन दिया है। हमारे ट्रांजैक्शन में बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हमारा गोल्डन रूल डेबिट वाला अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को हम डेबिट व्हाट कम्स इन गोल्डन रूल लिखेंगे, इसलिए कैश को हम डेबिट करेंगे। वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन लेने का, ट्रांजैक्शन के दो पहलू, दो एक्सेप्ट्स देखने का, दो इफेक्ट्स देखने का कि किधर क्या होना चाहिए और किधर क्या होना चाहिए, वो दोनों एक्सेप्ट्स को बाइफर्केट करने का। बाइफर्केट करने के बाद उनमें से देखने का कि अकाउंट कौन सा बनेगा। जैसे अगर कैश कम्स इनटू द बिजनेस है तो कैश अकाउंट बनेगा, और प्रोप्राइटर इज द गिवर है तो फिर प्रोप्राइटर अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट बनेगा। वो दोनों अकाउंट्स कौन से अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं? क्या वो रियल अकाउंट है, क्या वो पर्सनल अकाउंट है, क्या वो नॉमिनल अकाउंट है, वो देखने का। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद उसका गोल्डन रूल अप्लाई करने का। जैसे कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे केस में क्या अप्लाई होना चाहिए वो देखने का। हमारे ट्रांजैक्शन के हिसाब से कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, तो डेबिट रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हो जाना चाहिए। क्लियर? उसी तरह हम देखते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर इज़ अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि वो रियल ह्यूमन बीइंग है, ये हमें समझ गया है। तो एक्सेप्ट समझ गया, अकाउंट समझ गया, क्लासिफिकेशन समझ गया। अब गोल्डन रूल याद रखते हैं पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस केस में बिजनेस में पैसा अंदर आ रहा है, तो पैसा कोई दे रहा होगा तभी तो अंदर आ रहा है, मतलब द ओनर ऑफ द कंपनी मतलब कैपिटल अकाउंट इज द गिवर। वो हमें पैसा दे रहा है, वो बिजनेस को पैसा दे रहा है, इसलिए सेकेंड रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब हम कैश को डेबिट कर रहे थे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, वैसे ही इस ट्रांजैक्शन में 50,000 कैश डेबिट हो रहा है तो 50,000 कैपिटल क्रेडिट भी होगा, इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट के होते हैं, राइट? देखो गाइस, एक ट्रांजैक्शन हमेशा हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में समझना है। बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से पैसा जा रहा है, बिजनेस को कोई पैसा दे रहा है या बिजनेस किसी को पैसा दे रहा है, ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी ऑफ योर बिजनेस, नॉट पर्सनल अकाउंट, ना ही कोई बंदे का अकाउंट, ना ही आपका अकाउंट, बिजनेस का अकाउंट देखना है हमें। इस ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा था, बिजनेस को पैसा मिल रहा था, इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। और कौन पैसा दे रहा था बिजनेस को? कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। समझ गए? इसी पॉइंट पे देखते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन। एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हम पे करते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंस। जब वर्ड पेड आ जाता है, पेड, द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पेड, पेड मतलब ऑलरेडी हमने पैसा दे दिया है। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो किसको पैसा दिया, इट इज़ नेवर इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पैसा बाहर चला गया। इसमें अगर आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और सोचा तो तीन अकाउंट्स दिख रहे हैं मुझे। एडवर्टाइजमेंट का भी अकाउंट दिख रहा है जो एक एक्सपेंस है, कैश का भी अकाउंट दिख रहा है क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, और थर्ड है इमरान का अकाउंट। बट तीनों में से ओनली 2 आर इम्पॉर्टेंट। व्हाट 2 आर इम्पॉर्टेंट? एक तो एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, उसको लिखना पड़ेगा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट में पैसा गया। एंड सेकेंडली पैसा बाहर जा रहा है। चलो एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं।
समझो आप लोग को आपके पेरेंट्स ने दिया 5000 रुपीज़, आपने वो टिकट खरीदने के लिए आप मूवी गए, पीवीआर में कहीं भी गए और वहाँ पर आपने 500 रुपीज़ खर्चा किया, तो आप क्या लिखोगे अपने बुक्स में? और वो जो जिसको आपने पैसा दिया, जो टिकट सेलर था, उसका नाम था राज। तो समझो ट्रांजैक्शन इज, आपने अपने मूवी के लिए खर्चा किया 500 रुपीज़ और पे किया मिस्टर राज को। तो इज राज इम्पॉर्टेंट इन दिस पिक्चर? नो, द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपने मूवी के लिए 500 रुपये पे किया। तो आप अपने बुक्स में क्या लिखोगे? पेड फॉर मूवी ₹500। क्या राज का नाम लिखोगे कि भाई वो मूवी जिसको मैंने पैसे दिए थे, द टिकट सेलर का नाम इस मिस्टर राज? जी नहीं। उसी तरह जब बिजनेस में कोई एक्सपेंस होता है तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ कि किसको पैसा दिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज किसके वजह से खर्चा हुआ, मतलब एडवर्टाइजमेंट, और पैसा अभी तक बाहर गया या नहीं गया। सो ऑलरेडी पैसा बाहर जा चुका है तो आपको मिस्टर इमरान को इग्नोर करना है। वही मैंने लिखा है, एडवर्टाइजमेंट पेड टू इमरान, यह इमरान अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड। हमारे बुक्स में इमरान अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। द नेचर ऑफ द एक्सपेंस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड। तो अभी चलो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है टू एक्सेप्ट्स, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया, एडवर्टाइजमेंट है और कैश इज गोइंग आउट। अच्छा, तो टू अकाउंट्स कौन से आएंगे? एडवर्टाइजमेंट का एक अलग से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बनेगा और कैश का तो हमें पता है कि कैश अकाउंट बनता है। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट इज योर एक्सपेंस और हर एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाता है, तो एडवर्टाइजमेंट will fall under nominal account or cash will fall under real account because it is an asset. Cash is an asset, that is why it will fall under real account. अच्छा, golden rule क्या है? Nominal account का golden rule अगर याद करें तो it is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो एडवर्टाइजमेंट हमने अभी जस्ट बात किया कि खर्चा है, एक्सपेंस है, तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट, पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है? राइट, पैसा बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फाइनली हमने डिसाइड कर दिया कि एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। परफेक्ट। चलो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। आपका ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। ओके, हमने क्या किया, हमारे बिजनेस में कैश पड़ा था 10,000, हम बैंक में गए और बैंक में 10,000 रुपये डाल दिए। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पैसा बाहर जा रहा है और बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है। परफेक्ट। तो हमारे टू एक्सेप्ट्स क्या है? बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया हमने पहले भी डिस्कस किया कि पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हर एक आर्टिफिशियल एंड रियल पर्सन फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सो उसका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनेगा विच इज़ अ पर्सनल अकाउंट। और कैश का तो हमें पता ही है कि कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है गाइस? पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है या उसके तरफ से पैसा जा रहा है? परफेक्ट, बैंक ऑफ इंडिया को पैसा मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर और बैंक ऑफ इंडिया को हम डेबिट कर देंगे। चलो अभी कैश अकाउंट देखते हैं। डिपॉजिटेड बैंक कैश इन बैंक, मतलब बिजनेस में से तो पैसा बाहर जा रहा है, तो जब बिजनेस में से पैसा बाहर जाएगा तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट और कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो हमारा बैंक ऑफ इंडिया 10,000 से डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। इजी। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। ओह, इसमें है ना 3 चीज़ें देखनी है। परचेज गुड्स है तो ये तो हमें पता है कि परचेज एक अकाउंट बनता है। सुनील से ख़रीदा है तो सुनील का नाम आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि कैश पे हो चुका है या कैश पे नहीं हुआ है। जब लास्ट ट्रांजैक्शन में किसी का नाम आ गया था एडवर्टाइजमेंट में, इमरान का नाम, तो हमने इमरान को इग्नोर कर दिया था। क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि ऑलरेडी कैश पे कर दिया था। तो आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं था कि इमरान को कैश पे करना बाकी है या नहीं। बट इस केस में परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000,
आपके कहीं भी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा है कि कैश पे हो चुका है। गुड्स तो खरीद लिया है, परचेज गुड्स तो आ गया, बट कहीं भी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा है कि कैश पे हो चुका है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पेड, PAID, पेड वर्ड यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन में पेड वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, मतलब ये क्रेडिट पे है, मतलब उधारी पे है। देखो, दिस इज कंसिडर एज क्रेडिट सेल बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन एंड सेल फॉर कैश इज नॉट गिवन। ठीक है, उसके लिए सेल है, हमारे लिए तो परचेज ही है। परफेक्ट। तो इसमें ट्रांजैक्शन में हमें 2 एक्सेप्ट्स देखने होंगे। सबसे पहले परचेज अकाउंट और सुनील का अकाउंट। कैश अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक कैश गया ही नहीं है कंपनी से, तो कैश अकाउंट कैसे आएगा, राइट? तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट 2 इफेक्ट्स होंगे, परचेज अकाउंट के और सुनील अकाउंट के। तो 2 अकाउंट्स कौन से बन गए? परचेज एंड सुनील। अच्छा, परचेज अकाउंट याद रखना, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दिमाग में बैठा लो, परचेज वर्ड आया, सेल वर्ड आया, सिर्फ गुड्स का। मैं परचेज और सेल बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ गुड्स का। गुड्स का मतलब जो हम कंपनी काम करती है ना, उसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर अ स्टेशनरी शॉप, तो हर एक स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, बुक्स, इरेजर, ये सब हमारे बन जाएंगे गुड्स। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम लोग बूट्स बेचते हैं, चप्पल जूते बेचते हैं, तो ऑल द चप्पल्स एंड जूता विल बी आर गुड्स। तो उसके रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ ना, उसको हम परचेज या सेल बोलेंगे। बट समझो हमारा है तो स्टेशनरी का शॉप, बट मेरा जो फ़ैन है ना वो पुराना हो गया और मैंने फ़ैन, बिजनेस ने फ़ैन बेच दिया, तो दिस इज़ नॉट सेल, दिस इज़ नॉट अ सेल ऑफ गुड। ये तो आपने मशीनरी बेचा है, तो ये दिस विल नॉट बी कंसिडर एज सेल। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। समझो किसी का गोल्ड का शॉप है, ठीक है? तो सारा गोल्ड ज्वेलरीज, सारे अंगूठी, कान का बाली, ये सब हो जाएगा आपका गुड्स। इसका परचेज और इसका सेल विल बी कंसिडर एज परचेज एंड सेल। बट समझो शोरूम जो था गोल्ड का, उसमें AC खरीदना है, तो विल इट बी कंसिडर एज परचेज? The answer is no. It will be considered as purchase of an asset, क्योंकि AC is an asset. तो only the purchase and sale of goods will be considered as real purchase and sale. तो इसमें purchase क्या हो जाएगा? Nominal account, और वो ही सिर्फ nominal accounts में आएंगे, purchase and sale of goods. तो इसमें purchase goods लिखा हुआ है, तो purchase will be your nominal account. और सुनील तो हमें पता है कोई बंदा, असली बंदा है, उस तो वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। चलो, नॉमिनल अकाउंट का मुझे गोल्डन रूल बताना। यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। परचेज इज एन एक्सपेंस, याद रखो बस, परचेज इन एन एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस है? गुड्स तो मिल रहा है, बट हमारा पैसा भी जाएगा ना। जब पैसा बाहर जा रहा है तो इट इज़ ऑलवेज एन एक्सपेंस। तो परचेज इज एन एक्सपेंस। तो परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट कर देते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सुनील पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट? द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस केस में सुनील इज द गिवर। गिवर क्यों है? क्योंकि वो हमें गुड्स बेच रहा है, वो ही तो दे रहा है गुड्स हमें, राइट? तो ही इज़ द गिवर एंड वी आर द रिसीवर। तो सुनील अकाउंट गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, परचेज ऑफ गुड्स में परचेज डेबिट होता है, और अगर वो क्रेडिट पे है तो सुनील अकाउंट मतलब क्रेडिटर का नाम क्रेडिट होगा, कोई पर्सनल अकाउंट का नाम क्रेडिटर होगा, और अगर कैश में है तो कैश क्रेडिट होगा। अच्छा, इस केस में ये जो सुनील बंदा है ना, उसको आप बोलोगे क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों बोलोगे? क्योंकि हमें उससे पैसे देने बाकी है। हमने उससे गुड्स तो ले लिया, हमने उससे माल तो ले लिया, बट हमने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो ही इज़ अ क्रेडिटर। इट विल बी शोन इन अ लाइबिलिटी साइड। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ही इज़ अ क्रेडिटर, और वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। चलो, इसमें ये तो बहुत ईजी हो गया। अब इसमें हमें पता है सोल्ड गुड्स है तो सेल्स होगा, और कैश है तो कैश अकाउंट आएगा। परफेक्ट। तो 2 एक्सेप्ट्स आर कैश इज कमिंग इन एंड सेल्स इज एन इनकम। तो 2 एक्सेप्ट्स में कौन से अकाउंट है? कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश तो हमें अभी रट्टा हो गया कि इट्स अ रियल अकाउंट, और सेल्स
इज एन इनकम, सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. सेल्स मतलब हमने बेचा तो हमें पैसा मिलने वाला है, राइट? तो इट इज़ एन इनकम, सो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. अच्छा, गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट? परफेक्ट, इट इज़ कमिंग इन, क्योंकि हमने जब गुड्स बेचा होगा तो सामने वाला हमें पैसे भी तो देगा. जैसे हमारा स्टेशनरी का शॉप है, हमने पेंसिल बेचा तो सामने से पैसे भी तो लेंगे पेंसिल के, 10 रुपये 12 रुपये, राइट? तो इट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को तो डेबिट कर देंगे. और सेल्स इज एन इनकम. अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये तो हमारा इनकम है सेल, तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. परफेक्ट. एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे इज रिसीव कमीशन ₹4,500. ये हमने पहले देखा था, अब इसका हम गोल्डन रूल भी देखते हैं. इसमें हमें पता है रिसीव कमीशन है तो एक तो कैश इज कमिंग इन, रिसीव कमीशन तो कैश इज कमिंग इन, और कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है विच इज़ एन इनकम. तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट, कमीशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. यहाँ तक तो हमने देख लिया था. अच्छा, रियल अकाउंट का फिर से गोल्डन रूल रिवाइज करते हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा, कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट. ऊपर वर्ड लिखा है रिसीव्ड कैश, मतलब रिसीव कमीशन मतलब पैसा अंदर आया है. तो कैश को तो हम कर देंगे डेबिट, और कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. और कमीशन मिल रहा है मतलब हमारा हो गया इनकम, तो इट इज़ एन इनकम और वो हो जाएगा क्रेडिट. तो 4,500 रुपीज़ से कैश डेबिट होगा और कमीशन क्रेडिट हो जाएगा. So this was all for today. If you have any doubt, please mail me on simplejain3094@gmail.com. Please check the description for the notes and for the link of the previous and the next lecture. Thank you.